अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से हैं और अच्छी सेहत में अपना भरपूर ख्याल रख रहे हैं। मौसम को भी इंजॉय करें, दो समर्स हैं और थोड़ी सी गर्मी भी है, लेकिन बहरहाल खुश रहने के लिए जो है वो मौसम पर डिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं होता। तो हर दिन कोशिश करें कि आप ख़ुद भी खुश रहें और आपके जो आसपास के लोग हैं उनको भी अपने मिजाज की वजह से, अपनी खुश मिजाजी की वजह से आप खुश रख सकें। छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करते रहें, अच्छी अच्छी बातें शेयर करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों के काम आए जितना हो सकता है। और आज एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी भी मैं अपने शो में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ऐसे लोगों की जो हर हाल में दूसरों की मदद करना जानते हैं और चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो कि मुझे बड़ी तकलीफ़ देती है, ना सिर्फ मुझे तकलीफ़ देती है, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को भी बहुत तकलीफ़ देती होगी। वैसे तो ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे माशरे के जिनको हम देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर और जो हमें बड़ा डिस्टर्ब भी करते हैं। लेकिन क्या करें जी, पार्ट ऑफ लाइफ है, मूव ऑन करना पड़ता है, अपने काम भी करने पड़ते हैं, घर भी जाना पड़ता है और ऐसी डिस्टर्ब चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं। और शायद हम लोग थोड़े से, मुझे कई दफ़ा लगता है कि हम बेहिस हो गए हैं, थोड़े से हम इतने ज़्यादा वो और जज्बाती अब नहीं रहे हमारे आसपास के बहुत सारे मसाइल को लेकर। उनमें से एक मसला है बेगरी का। पाकिस्तान में भीख मांगना, आपको अगर मैं आपके साथ नंबर्स शेयर करूंगी तो आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे कि वाकई ही ये नंबर इतना ज़्यादा है। अच्छा, देयर आर सो मैनी रीजंस। अब इसकी जो वजूहात हैं वो बेतहाशा हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे मुल्क में, एजुकेशन नहीं है। ये वो बहुत सारे मसाइल हैं जो एक फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपनी पूरी फैमिली का कर सके, उसको पाल सके। लेकिन उसके बावजूद बेगरी इज़ नॉट द सोल्यूशन। आउट ऑफ 170 मिलियन जनाब 25 मिलियन जो लोग हैं वो प्रोफेशनल बेगरी में है। सबसे ज़्यादा तकलीफ जो मुझे बात देती है इस पूरी सूरत हाल में वो ये होती है कि जब मैं उन ख़वातीन को सड़कों पर भीख मांगते हुए देखती हूँ जिन्होंने बच्चे खासकर गोद में उठाए होते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है और बड़ी तकलीफ़ होती है। और मैं देखती हूँ कि बड़े प्यारे बच्चे होते हैं जिनको धूप में सारा दिन ले जाकर गाड़ी पर, सड़कों पर ले जाकर उनकी रंगत, उनके चेहरे की खूबसूरती इन ख़वातीन ने, इन लोगों ने बिगाड़ दी होती है। क्योंकि बच्चे तो सबके खूबसूरत होते हैं, अल्लाह ताला ने इतने प्यारे बच्चे पैदा किए होते हैं, लेकिन हम उनका जो हाल कर रहे हैं उनसे भीख मंगवा कर, वो बहुत एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। ऐसे में मेरी अम्मी एक बात मुझे बताती होती हैं हमेशा कि बेटा, अगर आपने किसी को सदका करना है, खैरात करना है, ज़कात करना है, तो आप मुस्तहिक लोगों को दो, जो लोग डिज़र्विंग है। अच्छा, डिज़र्विंग में अब हम कौन होते हैं तय करने वाले? डिज़र्विंग है यानी कि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई ऐसी खातून जिसने बच्चे को नींद की गोलियाँ या पता नहीं कौन सी नशावर इंजेक्शंस लगाए हुए हैं और सारा दिन अपने बच्चे को लेके काम नहीं तलाशना और बच्चे को लेकर आप भीख मांग रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग जो कि माजूर होते हैं जिस्मानी तौर पर, हमें वो नज़र आते हैं अक्सर सड़कों पर। मेरी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों की मदद की जा सके, ऐसे लोगों तक जो है वो सदका, खैरात या ज़कात की जा सके। या फिर ऐसे लोग जो कि एक ऐसी उम्र में पहुंच चुके होते हैं जिनको कोई काम ना तो वो कर सकते हैं, ना कोई काम उनको कोई देता है, और शायद औलाद ने भी घर से बाहर निकाल दिया होता है। ऐसे बुजुर्ग अफराद जो कि 60-70 साल की उम्र के बहुत ही ज़ईफ़ लोग होते हैं जो भीख मांगने पर शायद मजबूर हो जाते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कि यंग हैं, जो कामकाज को तरजीह नहीं देते। मेरे ख्याल से हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो मुस्तहिक अफराद हैं उन तक हम अपना सदका खैरात पहुंचाएं, जितनी हो सके अपने तरीके से। अगर हम मदद कर सकते हैं उन लोगों की तो हमें करें, लेकिन बेगरी को हमें जनाब डिस्करेज ज़रूर करना चाहिए। चाहे एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मैं देख रही थी आज एक आर्टिकल में कि इंडिया में लक्ष्मी दास नामी एक शख्स है जो कि 1964 से प्रोफेशनल बेगर है, और उसने, अब अगर आप देखें कि इंडिया में रिचेस्ट बेगर कौन है तो आपको शायद उसका नाम भी दिखाई देगा। तो लोग इसमें इस हद तक प्रोफेशनली भी इन्वॉल्व हैं कि उनका ये पेशा ही है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मुझे बड़ी तकलीफ़ देती है, वो साथ ये है कि जो हमारा लोअर मिडिल तबका है, लोअर क्लास तबका, इनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। आप नॉर्मली किसी से पूछेंगे तो 8, 9, 10 बच्चे बड़े कॉमन हैं, और सब के सब जो हैं वो इस तरह के कामों में, कोई बेगरी कर रहा है, कोई मांग रहा है, कोई चोरी चकारी कर रहा है। तो मेरे ख्याल से कि हमारी स्टेट को भी इस पर सोचने की ज़रूरत है, फैमिली प्लानिंग की तरफ भी सोचने की। अगर इतने सारे बच्चे ये वाला इस लोअर क्लास में होंगे तो वो क्या जो है रिसोर्सेज या क्या जो है अपना नफका करेंगे, किस तरीके से करेंगे, अपनी फैमिली रन किस तरह से करेंगे, और इनकी सोच भी इस तरीके से
होती है कि भाई बच्चे ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा होंगे उतना कमा के लाएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता। तो जनाब ये तो एक हमारी स्टोरी थी, थोड़े से फैक्ट्स थे हमने आपके साथ शेयर किए। आगे बढ़ते हैं और जिस फील का, जिस टीट का मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे जिक्र किया था कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, जितना किसी के हो सके अगर आप काम आ सकते हैं उतना काम आ सकें। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, अगर आप किसी को, अगर कोई इंसान किसी के हालात व वाक़यात ज़िंदगी के इतने अच्छे नहीं हैं तो आप फाइनेंशियली उसके साथ अगर खड़े नहीं हो सकते तो आप दूसरी तरीके से खड़े हो सकते हैं। आप उसके साथ अच्छे से बात कर सकते हैं, मोहब्बत से पेश आ सकते हैं, अपना अच्छा इखलाक दिखा सकते हैं, दुख दर्द में आप किसी के लिए मसीहा बन सकते हैं। तो ये मोहब्बत होती है, ये जेस्चर होता है जो हम यूजली ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, यूजली हमारी सड़कों पर, हमारी रोड्स पर हमने बड़ी इंटॉलरेंस देखी है, लोगों में बिल्कुल सब्र नहीं है, बिल्कुल जो है वो टॉलरेंस उनमें नहीं रही। हम यूजली गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं, गालम गलोच भी बड़ी आम होती है हमारी सड़कों पर। ऐसे में जनाब मैं एक शख्स को सलाम पेश करना चाहूँगी और मैं बताना चाहूँगी तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम लोगों को कि आप देखेंगे इस कड़कती धूप में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस हैदराबाद के जो पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं, जिनका नाम है अब्दुल जब्बार चांडियो साहब, ये अपनी ड्यूटी को कुछ देर के लिए ऑफ करके यहाँ पर जो मौजूद सड़क पर रिक्शा ड्राइवर है जिसकी शायद गाड़ी या रिक्शा जो है वो ख़राब हो चुका है, वो उसको इस कड़कती धूप में धूप से महफूज करने के लिए अपनी गाड़ी से छतरी निकाल कर लाते हैं। तस्वीर ज़रा साथ साथ दिखाइएगा, और इस शख्स को धूप से बचा रहे हैं ताकि वो अपनी गाड़ी जो है वो ठीक कर सके। और ऐसे लोग हमें बड़े ही कम दिखाई देते हैं सड़कों पर इस रवैये के साथ, इस जेस्चर के साथ। तो मेरे ख्याल से जो इंटॉलरेंस रवैया जो हम अपना यूजली लोगों को गुस्से से देख रहे होते हैं, गालम गलोच कर रहे होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो परेशान भी जा रहे होते हैं, परेशान हाल भी होते हैं। तो अगर हम किसी को कोई मुस्कुराहट दे सके, किसी के इस तरीके से काम आ सके, तो आई एम श्योर कि जो रात को आपको एक सुकून वाली नींद भी आएगी, उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा जी, लोगों ने भी बड़ा ज़्यादा अप्रिशिएट किया है सोशल मीडिया पर, ये तस्वीर खासी वायरल हुई है और होनी भी चाहिए जनाब। जहाँ पर हम इतनी बुरी चीज़ें स्प्रेड कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी लोगों तक पहुँचानी चाहिए। अच्छा जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हैदराबाद के पेट्रोलिंग ऑफिसर अब्दुल जब्बार चांडियो साहब। उनसे ही हम बात करते हैं कि भाई आपकी तस्वीर इतनी वायरल हुई है, हमें बताइएगा चांडियो साहब, इतना लोगों ने आपको प्यार दिया और इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, इस एहसास के बारे में बताइएगा कि इतनी कड़कती धूप में, गर्मी में आपको यह एहसास हुआ। वेल डन जनाब कि आप अपनी गाड़ी से उतरे, खुद आप धूप में खड़े हैं लेकिन दूसरे को आप साया फराहम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, और मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया है, और मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये जो मौका दिया है कि मैं अपना मौक़िफ़ रख सकूँ। एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उनके जो जिस गर्मी में वो अपने उसको चिंकी को जो ख़राब थी, अकेला बंदा था, तो वो वहाँ पे उस कड़कती धूप में जो उसको बना रहा था, तो उसको मैंने सिर्फ उसको महसूस किया कि अगर मैं पेट्रोल ऑफिसर नहीं होता, इस जगह पे होता, तो क्या महसूस कर रहा होता और क्या कैफियत होती। तो सिर्फ मैंने उसको महसूस किया, और देन आई प्रोवाइडेड हेल्प, एंड दैट इज आवर मोटो ऑफ मोटरवे पुलिस। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि मोटरवे पुलिस हमें ये जो है, जैसे आईजी साहब भी कह रहे होते हैं, हमारे सीनियर कमांड भी कह रहा होता है कि ये जो लोग हैं ये हमारे अपने लोग हैं, ये हमें उनके साथ हम ये जो है ना अपनों जैसा ही ट्रीट कर सकते हैं। उनको अगर कोई टिकट वगैरह इशू करते हैं या कुछ भी, तो वो इसलिए करें कि वो वार्निंग हो, ताकि वो उनकी इस्लाह हो सके। अदरवाइज और मोटो इज़ टू हेल्प द पीपल एंड ये जो है रोड यूज़र, ताकि वो आसानी से जो है पाकिस्तान की मईशत चलती रहे, लोगों की हेल्प होती रहे। थैंक यू। अच्छा चांडियो साहब, जब आपकी तस्वीर वायरल हुई, हमने भी सोशल मीडिया पर देखी, तो बहुत सारे लोगों ने आपको सराहा, आपके इस अच्छे काम को। आपके जो इदारे के जो अफसरान हैं या जो आपके कोलीग्स हैं, उन्होंने भी आपको अप्रिशिएट किया, आपके इदारे ने भी आपको अप्रिशिएट किया? जी बिल्कुल, ये जो है ना पर्सनली मुझे हमारे जो जोनल कमांडर हैं जखरानी साहब, और हम सेक्टर कमांडर हैं सर आराई साहब, इश्तियाक आराई साहब, उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल की और मुझे ये जो अप्रिशिएट किया। उसके अलावा मेरे जो शेखुपुरा, जहाँ पे हम ट्रेनिंग लेकर आए हैं, जहाँ से हम सीख कर आए हैं कि लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करना है, महबूब असलम लिल्ला साहब, ही इज़ अ वेरी काइंड, डाउन टू अर्थ, और हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम वहाँ पे ये जो है एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर वहाँ पे कर रहे हैं ट्रेनिंग। डिसिप्लिन था, लेकिन हमें अपनापन महसूस करवाया। एंड ही आल्सो यू नो हमें ये भी
ये जो ये चीज़ें करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे अंदर डालें कि लोगों को जाके हेल्प करनी है। चांदी साहब कुछ मैसेज देना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे कि इस जेस्चर को हमें कितना अपनाने की ज़रूरत है, ये रवैया कितना ज़्यादा जो है वो इसकी अशद ज़रूरत है हमारे माशरे में? मैं ये सिर्फ कहूँगा कि हम एक पाकिस्तान में युद्ध का ये जो है ना बल्क है, वी हैव टू यूज़ इट एंड हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने पाकिस्तान के लिए। और ये कि हम लोगों की मदद करके ये जो है जैसे कि आपने फरमाया कि हम रात की नींद जो है ना वो हम सुकून से कर सकते हैं। एंड जब भी मैं जाता हूँ तो ये करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे इस काबिल बना कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच चांदी साहब, आपने वक्त निकाला और वेल डन वंस अगेन, एप्रिसिएशन फॉर यू। और मैं भी यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं या दूसरों की हम मदद करते हैं तो बेसिकली वो हम अपनी मदद कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने काम से काम रख रहे हैं और अपने रास्ते पर जा रहे हैं तो आप एक बात और याद रखिएगा कि रास्ते नहीं राहबर बचाया करते हैं। क्योंकि मूसा ने जिस दरिया को अबूर किया था, फिरौन उसी दरिया को पार करते हुए गर्क हो गया। दूसरों की मदद करने का जो जेस्चर है ना वो आपको अपनाना जनाब चाहिए। अच्छा जी, अब एक और खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी और ये बड़ी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। खबर जनाब क्या है? खबर ये है कि 10 साल से लापता शहरी है एक, और ये 10 साल से गायब था। इसकी फैमिली को भी ये मालूम था कि ये ना जाने कहाँ चला गया है, गायब हो चुका है। और कराची से इस शख्स का ताल्लुक है। 10 साल तक इसकी फैमिली इसको तलाश करती रही, कोर्ट कचहरी का भी मामला होता रहा। और 10 साल के बाद ये जो मिसिंग पर्सन है इसका भी पता लग गया। और ये शख्स के बारे में इतलात सामने आई कि ये कोहिस्तान फरार हो गया अपनी विल से, अपनी मर्जी से, और वहाँ पर जाकर इसने दूसरी शादी की हुई है। भाई पूरी फैमिली है इसकी वहाँ पर। सो ये एक बड़ा डिफरेंट तरह का जनाब केस था। इसके ऊपर अदालत ने भी ज़रा बरहमी का इजहार किया और करना भी चाहिए। जस्टिस मोहम्मद इकबाल साहब के जो रिमार्क्स थे वो भी कुछ सामने आए। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो केसेस हैं वो अदालतों में दायर करके रियासत को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और सरबराह GIT ने भी बताया कि जो शख्स है सदराज जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसका ताल्लुक कराची से है और अब वो कोहिस्तान में अपनी नई फैमिली के साथ अपनी नई ज़िंदगी गुजार रहा है, उन्होंने कहा है कि ये शख्स खुद गायब है, ये अपनी मर्जी से गया है। कराची से भागकर ये शख्स कोहिस्तान गया है, वहाँ इसने दूसरी शादी की है। ताहम जो पुलिस बता रही है कि शहरी की तलाश में कोहिस्तान और एबटाबाद भी गई, जगह जगह तलाशी भी की गई। अच्छा जी, खबर यह है कि इस शख्स की जो बीवी है उसने भी दूसरी शादी की है। ताहम जो जस्टिस इकबाल हैं उनके जो रिमार्क्स सामने आए हैं बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा है कि कैसे कोई किसी शख्स को जबरी तौर पर इतनी दूर ले जा सकता है, और अदालतों में इस तरह के केसेस जो हैं वो उनको बदनाम करने की कोशिश है। घर तक अपने मामले रखें, अदालतों में इनको मत घसीटें। और इसके साथ ही जनाब जो थी वो समाअत डिसमिस हुई। हम भी ज़रा थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन शो जनाब अभी बाकी है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ और न्यूज़ सेगमेंट्स और मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से कहते हैं खुश आमदेद। और बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से पाकिस्तान में। और जनाब आपको पता है कि क्रिकेट जो है वो वैसे भी हमारा जो है पसंदीदा खेल है और हमारे जो बड़े जज्बात हैं वो क्रिकेट के साथ कनेक्टेड होते हैं और हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं जब पाकिस्तान मैच जीतता है या अगर पाकिस्तान मैच हार जाता है, पूरी कौम दुआएं करना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, ऐसे में एक मरतबा फिर से क्रिकेट रिवाइवल पाकिस्तान में होने जा रहा है और सबसे खुशआइन बात क्या है, अच्छी खबर क्या है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि तकरीबन पूरे 18 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम अब पाकिस्तान में जो है विजिट करेगी और एक पूरा स्केड्यूल जो है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। एक रोज़ा और T20 सीरीज़ का जो स्केड्यूल है वो जनाब बाकायदा होगा और ये कब होगा ये हम आपको बताएंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। हमारे साथ जो गेस्ट हैं चौधरी इरफान ज़हीर साहब, उनको हम खुशामदीद, स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड एंकर पर्सन। और सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं इरफान साहब? अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है कि जी आफ्टर 18 ईयर्स न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आ रही है और प्रॉपर सीरीज़ होंगी और उसके बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे कि सिलसिला खुल जाएगा। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे बड़ी टीम्स की बात करें तो इस साल शुरू में साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई थी, वो भी बहुत टाइम के बाद उन्होंने विजिट किया और अभी न्यूजीलैंड की टीम आ रही है ऑलमोस्ट 18 ईयर्स के बाद। और राइट आफ्टर दैट इंग्लैंड ऑलमोस्ट 16 ईयर्स के बाद इंग्लैंड का विजिट भी होगा, 2 T20 मैचेस खेले जाएंगे। ये बड़ी सीरीज़ है और न्यूजीलैंड जैसे हम समझाते हैं कि बड़ी एक आउटस्टैंडिंग टीम के तौर पे सामने आई है और
3 हमारे ODI होंगे और 5 T20 मैचेस होंगे। तो बिफोर द वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा अच्छा है कि पाकिस्तानी टीम को और इवन उनकी टीम को भी एक इस कंडीशंस के अंदर, क्योंकि यूएई के अंदर होने जा रहा है वर्ल्ड कप, तो हमारी जो सोल है, हमारी जो विकेट्स हैं समहाउ यूएई से काफ़ी सिमिलर है। तो प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव है और मैं इसमें पीसीबी को जरूर सराहना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी एफर्ट रह चुकी है पीसीबी की, हमारी बहुत एफर्ट रही है क्रिकेट को वापस पाकिस्तान लाने की, और दोनों को क्रेडिट जाता है इसमें, पीसीबी को भी बहुत क्रेडिट जाता है। इस पीसीबी के ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क थे इस मैनेजमेंट के ऊपर, कई चीजों के ऊपर ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, बट एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न के किस तरह वो रिवाइवल कर रहे हैं और किस तरह बड़ी टीम्स आ रही हैं, क्योंकि जब भी किसी नेशन के अंदर स्पोर्ट्स को आपने ऊपर लेके जाना होता है तो दो चीजें होती हैं, एक है उसके अंदर फाइनेंशियल एलिमेंट को इन्वॉल्व करना होता है, दूसरा उस स्पोर्ट्स का उस जगह पे होना बहुत जरूरी है। जैसे हमने ओलंपिक्स में भी देखा कि पाकिस्तान में सिर्फ 10 लोग सिर्फ ओलंपिक के लिए जा सके। रीजन क्या है कि आप फाइनेंशियल चीजों में सपोर्ट नहीं करते और आपकी स्पोर्ट्स होती नहीं आपकी कंट्री के अंदर। बट जैसे ये अच्छी खुशाइन चीज है कि स्पोर्ट्स होने जा रही है और क्रिकेट पाकिस्तान के लिए एक सेकंड रिलीजन के तौर पे भी हम लोग देखते हैं और बड़ा ज्यादा पैशन है इस नेशन के अंदर। बिल्कुल, और जो एक जो हमेशा पाकिस्तान के हवाले से जो गुफ्तगू भी की जाती है, जो बातचीत भी की जाती है, जो इल्जामात भी लगाए जाते हैं, मैं हमेशा अपने शो में भी बात करती हूँ कि दो चीजें जो हैं वो इमेज बिल्डिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो हमारा आर्टिस्ट जो है, हमारा जो मुल्क का फनकार है, वो एक ब्रिज के तौर पर काम करता है, इमेज बिल्डिंग उससे होती है, और दूसरा जो स्पोर्ट्स है मेरे ख्याल से वो उससे भी आगे है, क्योंकि स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में जो है वो पसंद की जाती है और देखी जाती है। मेरा मानना ये है कि ये आपके एम्बेसडर होते हैं और जब भी किसी जगह पे जाते हैं, लाइकवाइज जब वो भी पाकिस्तान आते हैं तो वो आपके कंट्री में जब आप होस्ट भी बनते हो तो आप अपने एक इमेज प्रेजेंट करते हैं उनको, और जब वो वापस जाते हैं तो वही आपका इमेज पूरी वर्ल्ड वाइड आपको बताते हैं कि हमें पाकिस्तान में इस तरह की हॉस्पिटैलिटी मिली, लोगों का होस्ट ऐसे थे, उन्होंने इस तरह हमें टेक केयर किया। तो मेरा ख्याल है कि आपको स्पोर्ट्स को या पाकिस्तान को ऊपर जाने उठाने के लिए ये क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स बहुत एक वाइटल रोल प्ले कर सकती है कि आप एक पाकिस्तान हुशाइन मुल्क हो। फिर आपकी देखिएगा कि आपके ब्रॉडकास्टर आना शुरू होंगे, दूसरी स्पोर्ट्स आना शुरू होगी, आपके जो दूसरे आपके देखेंगे डिप्लोमेट्स भी आना शुरू होंगे। तो ये उस लिहाज से एक डोर है, ओपनिंग वे है कि आप इसके साथ लेके चल सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि पीसीबी को हमें जरूर क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह उसने कोविड के अंदर डोमेस्टिक के मैचेस सबसे ज्यादा करवाए पूरी दुनिया के अंदर। हमारे जो मैचेस हमने देखे, टूर्नामेंट्स जो थे वो सबसे ज्यादा किए। इसी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट का भी आना, और हमें पीएसएल के ऊपर भी अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि पीएसएल भी पूरे का पूरा पाकिस्तान में होगा, और उसके राइट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान आ रही है। कल ये भी पीसीबी ने अनाउंस किया। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज है कि इस तरह का रिवाइवल होना। और यंगस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूंगा, और मैं यंगस्टर लड़कों के लिए जो प्लेयर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूंगा कि जब वो अपनी होम ग्राउंड के अंदर अपने स्पेक्टेटर्स के अंदर अपनी पिचेस पे खेलते हैं तो उनके इससे बड़ी कोई फीलिंग होती नहीं है। और उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिहाज से और अपना वो जो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब किसी और जगह पे जाके खेलते हो तो लड़के के लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं। आपने बताया कि न्यूजीलैंड 18 साल के बाद, इंग्लैंड आफ्टर 16 इयर्स, एंड देन ऑस्ट्रेलिया का भी प्लान है पाकिस्तान। जी, ऑस्ट्रेलिया भी इंशाल्लाह जनवरी में आ रही है। अच्छा, हमने देखा है कि जब पीएसएल होता है और एक पूरी वाइब होती है, एक पूरी फिजा होती है, एक क्रिकेट की जो है वो गूंज होती है, लेकिन हमने देखा है कि अब लोग अक्सर उस पर अब जरा डिस्टर्ब दिखाई देना शुरू हो गए। जब नया PSL 1 हुआ और क्रिकेट आई और इंटरनेशनल प्लेयर्स ने पाकिस्तान का रुख किया तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन जब अब कुछ उसको वक्त गुजर चुका है तो जो एक ट्रैफिक की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, आपको लगता है कि ये भी चीजें हमारी प्लानिंग का हिस्सा होनी चाहिए? अब आगे अगर इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होने वाले हैं तो शहरी भी उससे परेशान ना, इसके हवाले से भी कुछ ना कुछ प्लानिंग होनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैंने आज से 2-3 साल पहले पंजाब गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजा था। उसमें अगर हम लाहौर की बात करें तो मोस्ट लाइकली टीम्स जो स्टे करती हैं वो पीसी में करती हैं। अच्छा, अब उसमें आपका जो डिस्टेंस है कजाफी तक का, वो रूट मोस्ट लाइकली यूज करते हैं आपका जेल रोड वाला। अब एज यू नो के जेल रोड, जो लाहौर की रेजिडेंट है, दे ऑल नो के जेल रोड के ऊपर अप्रोक्सीमेटली कोई 8 to 10 हॉस्पिटल है और 3-4 प्राइवेट सेंटर भी हैं। बिल्कुल। और आपकी जब हाफ एन आवर का स्पैन, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स का स्पैन के लिए रोड्स को ब्लॉक किया जाता है, तो आपका जिस स्पीड के ऊपर आपके इमरजेंसी के लिहाज से एम्बुलेंस और दूसरे लोगों की ट्रैफिक होती है, तो आप ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई चीज़ नहीं है। तो मेरा प्रपोजल उसमें ये था कि आपकी जहाँ भी स्टेडियम्स हैं, अब जैसे रिवाइवल की हम बात कर रहे हैं कि क्रिकेट की हो चुकी है, तो अगर आपके कजाफी के आप तमाम एरिया को देखें तो 3-4 अगर गेट है, अगर आप उसको क्लोज कर दे तो एक फोर्ट की तरह की चीज बन जाती है। उसके आगे पीछे सराउंडिंग में जगह भी एम्प्टी अवेलेबल है। आप उधर ही एक 5 स्टार होटल बनाया जा सकता है, ठीक है, उधर ही आप एक 5 स्टार होटल बनाएं और इजीली आप उधर
टीम्स को ठहरा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से भी किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा, लोगों के रहने के लिहाज से भी नहीं होगा, पूरे मुल्क को जो एक हैसल का एलिमेंट आ जाता है जो आप बात करो, फिर बिजनेस कम्युनिटी का भी इवन वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो इस तरह की चीजें मेरा ख्याल है पीसीबी को लॉन्गर रन के लिए बहुत नेसेसिटी है कि इस पे फौरन से एक्शन लें और इसको लेके चलें, और मेरा ख्याल है ये दोनों सिमिलरली हम लाइकवाइज लेके चल सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, 3 टीम्स का हमने जिक्र किया है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। सबसे ज्यादा टफेस्ट और इंटरेस्टिंग मैच या सीरीज जो है वो आपको क्या लगता है कि कौन सी सीरीज होने वाली है? देखिए, न्यूजीलैंड टेस्ट चैंपियनशिप जीत चुकी है, बहुत जबरदस्त टीम है। इसी तरह स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है अभी T20 फॉर्मेट के अंदर बात करें या व्हाइट बॉल ओडीआई के अंदर बात करें, इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है और उनकी इवन T20 में तो हमारी टीम भी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। बिल्कुल, पाकिस्तान शॉर्टर फॉर्मेट में हमेशा बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है, और T20 का तो जब से 2006-7 से ये रिवाइवल हुआ है और स्टार्ट हुई है T20, तो हमारी हमेशा से एक ऐसी टीम रही है जो हर वर्ल्ड कप के अंदर या हर दफा अच्छा परफॉर्म करती है। और मेरा ख्याल है अपनी पिचेस में पाकिस्तान को एडवांटेज तो थोड़ा जाता है। पाकिस्तान की इस वक्त आप कैप्टनसी किस तरह से देखते हैं, कितनी स्ट्रांग आपको इस वक्त लग रही है इन सारे टूर्नामेंट्स के लिए हमारी क्रिकेट टीम, और कितनी तैयार लग रही है? देखिए, बाबर आजम की अगर बात करें तो बाबर आजम इज ए लर्निंग कैप्टन। बाबर आजम को थोड़ा सा टाइम लगेगा इवॉल्व होने के लिए। अभी फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि उनका डिसीजन मेकिंग फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म आल्सो। यस, एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी रीजन भी बनती है। आप देखें कि आप शर्जील और फखर के होते हुए वो खुद ओपन कर रहे थे, और इस सीरीज के अंदर वेस्ट इंडीज की सीरीज जो भी रिसेंटली हुई उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने नंबर को 3 पे किया और शर्जील को एटलीस्ट चांस दिया। आल दो कि अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक मैच हो सका, पूरी सीरीज हमारी नहीं हो सकी, बट ये एक अच्छा साइन है कि जब कैप्टन के ऊपर, क्योंकि देखिए अपनी परफॉर्मेंस नहीं आती, आपके ऊपर ऑनस आता है एज ए पूरी टीम का, क्योंकि आपने पूरी टीम को लेके चलना होता है। बाबर का कराची किंग्स के अंदर भी एक मसला नजर आ रहा था, उधर आल दो कैप्टन नहीं थे, बट ये था कि वो अपने स्कोर तो करते थे बट टीम हार जाती थी। उनको मैच विनिंग परफॉर्मेंस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी ऑल एडमिट ही इज द नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड। T20 की भी बात करें, ओडीआई की भी बात करें, बट उनके अंदर फिनिशर वाला रोल नहीं आ रहा था। इसी तरह डिसीजन बड़े लेने पड़ेंगे उनको, जैसे हमने बात की कि उनको तीसरे नंबर पे आना चाहिए। इसी तरह प्लेयर सिलेक्शन के अंदर भी मुझे लगता है कि अभी भी इस पे काफी क्वेश्चन मार्क है। आल दो के मिसबाह उल हक का भी इन्फ्लुएंस है, कोच का भी है, लेकिन ऑनेस्ट सारे का सारा मेरा मानना है कि बाबर आजम पे आएगा। तो बाबर आजम को अगर दिलेर कैप्टन बनने का मकसद यही होता है कि आप डिसीजन खुद लें, बड़े डिसीजन लें। बड़े डिसीजन क्या है कि आप टीम के लिए बेनिफिशियल लें। अपनी ज़ात को अगर आप ज़्यादा ऊपर रखेंगे या कुछ ऐसे डिसीजन करेंगे, जैसे हमने T20 सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ भी देखी, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि हमारा बॉलिंग का कम्बिनेशन डिस्टर्ब हो रहा है। इस जो लास्ट इंग्लैंड की वेस्ट इंडीज की सीरीज थी, इसमें फर्स्ट टाइम हमारा बैटिंग ऑर्डर बड़ा जबरदस्त खेला, जिसमें जो 5-6 लड़के मुझे लगते हैं कि जो बड़े एक्यूरेट होने चाहिए, बट बॉलिंग के अंदर अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए आपको वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, इन जैसे प्लेयर्स की जरूरत है। अगर आप हारिस रऊफ देख रहे हैं, हम बिट एंड पीसेस के अंदर परफॉर्म करते हैं। इसी तरह हमने वसीम जूनियर को देखा, जब हिटिंग उनके अगेंस्ट हुई तो वो थोड़ा पैनिक कर गए थे। तो आपको सीनियर प्रो भी चाहिए, जहां आपको यूथ चाहिए, जैसे हसन अली अच्छा परफॉर्म करे, शहीनशाह अफरीदी भी लास्ट 2 ईयर से अच्छा परफॉर्म करे, तो साथ आपको वहाब या आमिर में से मस्ट आपको कोई रखना पड़ेगा। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सम हाउ बाबर पे आएगी। जैसे मैं लर्निंग कैप्टन की बात करूं तो लर्निंग कैप्टन क्या होता है कि वो ग्रेजुअली सीखता है, बट मेरा मानना यह है कि कोच है या कैप्टन है तो उसको प्रिपेयर करके रखना चाहिए था। जैसे क्रिटिसिज्म की बात की तो आपके पास जो सरफराज थे एक ऐसी कमोडिटी थे जो प्रिपेयर कमोडिटी थी। आपने अंडर 19 में उनको कैप्टनसी की करवाई, ए में करवाई, डोमेस्टिक में करवाई, PSL में करवाई, तो एक प्रिपेयर कमोडिटी थी और 3 साल से आपको अच्छा डिलीवर करके दे रहे थे। तो आपने रिप्लेस करके कर दिया, चले कर दिया। We all support the बाबर now. बाबर के ऊपर ऑनस ये आता है तो मेजर चेंजेस की आपको लगता है कि कुछ जरूरत है? बॉलिंग की हद तक जरूर हमें करनी चाहिए। स्पिन डिपार्टमेंट में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, बॉलिंग डिपार्टमेंट क्योंकि हमें अच्छा, और ये सारे डिसीजंस अब ले लेने नहीं चाहिए क्योंकि होम ग्राउंड पर पाकिस्तान की जीत जो है वो मेरे ख्याल से कि वो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि इसके बाद सिर्फ 2 सीरीज आपके पास T20 की है, न्यूजीलैंड और आपके पास उसके बाद इंग्लैंड ने आना, फिर राइट आफ्टर दैट We have the World Cup. अच्छा ठीक है इरफान, जरा पाक वेस्ट इंडीज अब जो है वो सीरीज के हवाले से हम जरा बात कर लेते हैं। दो कि पाकिस्तान जो है वो ये जीत गया, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे मैचेस जो हैं वो भी उसके अंदर कॉम्प्रोमाइजेस हुए और कोविड की वजह से, कुछ बारिश की वजह से, उस पर आप क्या जो है वो देखिए। सबसे पहले तो हमारा था 3 T20 होने थे और 3 टेस्ट मैचेस थे। तो इन्होंने क्या किया जी कि T20 की प्रिपरेशन हमें ज्यादा करनी है तो 5 मैचेस कर दिए गए, 1 टेस्ट मैच को कम करके 2 कर दिया गया, जो कि 12 से होने जा रहा है। अच्छा, वो एक गर्ल डिसीजन था। टेस्ट मैचेस, पाकिस्तान टेस्ट नेशन है तो टेस्ट क्रिकेट को सबसे बड़ी क्रिकेट माना जाता है, तो पाकिस्तान सबसे कम टेस्ट मैचेस खेलता है। एक तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है ICC के ऊपर, और PCB के ऊपर भी आता है कि वो उस पर एक्शन क्यों नहीं लेता, ICC से क्यों रिक्वेस्ट नहीं करता। दूसरा ये है कि आपका जब अच्छा चले 5 T20 हो गए,
इससे पाकिस्तानी सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही थी और कुछ स्टाफ मेंबर जो वेस्ट इंडीज के थे उनको कोविड आ गया। अच्छा, कोविड आने की वजह से उनकी सीरीज हैम्पर होनी चाहिए थी, जो भी वायलेशन हुई वट एवर हैपेंड, तो उस सीरीज के अंदर हुआ, उसकी सजा पाकिस्तान को भुगतनी पड़ी कि हमारा एक मैच कम करके 5 में से 4 कर दिए गए। अनफॉर्चुनेटली रहे से ही कसर बारिश ने निकाल दी कि 3 मैचेस के अंदर बारिश होगी, वो मैच नहीं हो सके और एक मैच हो सका। और मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जीत गया और सीरीज भी हमने अपने नाम करी, दैट इज़ वेरी गुड साइन। बट मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप के लिहाज से ये बड़ी अच्छी एक प्रिपरेशन रहनी थी, आप अपने कम्बिनेशन को ट्राई कर सकते थे आपकी, क्योंकि उनकी कंडीशंस जो वेस्ट इंडीज़ की हैं वो भी यूएई की तरह की अब होती हैं। बॉल स्पिन अच्छा करता है, ग्रिप करता है और उनकी जो टीम है वो बड़ी ज़बरदस्त है। लास्ट टाइम की वर्ल्ड कप चैंपियन भी है, 2 दफ़ा के वो लोग चैंपियन है। तो मेरा ख्याल है कि अगर सीरीज पूरी हो जाती तो हमारे लिए बड़ा एक बेनिफिशियल होता कि प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन चले, अच्छी खुशाइन चीज़ है, अच्छी बिल्कुल, और अच्छी खबरें आ रही हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, और फेवरेट हमारा बेस स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में। अच्छा जी, एक और जो है वो न्यूज़ हम शेयर करेंगे हमारी ऑडियंस के साथ, एंड आई एम श्योर के बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो कश्मीर प्रीमियर लीग की अनाउंसमेंट जनाब हो चुकी है। अगेन एक अच्छी खबर। हाँ बिल्कुल, ये प्राइवेट लीग है बट इसको हम एज सच प्राइवेट लीग ले भी नहीं रहे, क्योंकि कश्मीर से हमारी जो एफिलिएशन है वो बहुत स्ट्रांग है, हमारी बॉन्डिंग और जो हमारे लिए उनके लिए पैशन जाता है, और लाइकवाइज उनका भी हमारे पाकिस्तान के साथ जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है और पूरी नेशन इसको सपोर्ट कर रही है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह का एक फेस्टिवल का समा पूरे कश्मीर में हम देख रहे हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग, और प्लेयर के अंदर भी अगर प्लेयर्स की डिफरेंट वीडियोस आ रही हैं और सारा कुछ, मतलब जो बिल्कुल लाइक वाइज आपको ऐसे लग रहा है जैसे पीएसएल के अंदर एक फेस्टिवल का समा एक रौनक है, एक जश्न है। तो वो मेरा ख्याल है बहुत जबरदस्त। और प्लेयर्स का मैं देख रहा था कि जो इनका इंटरेस्ट लेवल है वो बहुत होशाइन है, वो सारे के सारे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो बड़ा जबरदस्त है उसमें। लेकिन हमें सबसे बुरी चीज जो लगी वो हमारे नेबर कंट्री अगेन भारत की तरफ से है। अच्छा, ये इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो जाती है जब भी जो है वो लीग्स का मामला आता है और क्रिकेट का? देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मेरा मानना ये तो कि प्रेशर बिल्ड किया जाता है बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स पर। पहली चीज तो ये कि आपको स्पोर्ट्स को हमेशा रिलीजन और पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये तमाम नेशंस को यूनाइट करती है और इसका उससे कोई लिंक नहीं है। पहली तो ये चीज़ देखनी चाहिए। दूसरा, ये बड़ा कमजरफी का मुजाहरा करते हैं भारत वाले। जैसे क्रिकेट के अंदर बात करें तो हमारे हमेशा से बड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए भारत के साथ, बायलैटरल सीरीज के भी। दूसरा, उसने क्या किया, हमेशा में डेंट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया। अच्छा, पीसीबी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी फिर अगेन क्वेश्चन मार्क आता है कि इनको चाहिए था कि उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके जाते, लेके भी 1-2 दफा गए बट हमें कुछ एक्शन नजर नहीं आया, क्योंकि आईसीसी को भी सम हाउ कंट्रोल जो कर रहा है वो बीसीसीआई कर रहा है। कश्मीर प्रीमियर लीग के अंदर भी इन्होंने ये किया कि इन्होंने आईसीसी की तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशन को लिखा कि आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ठीक है, पहले वो किया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी ये तो प्राइवेट लीग है, हम उसमें क्या करें। फिर इन्होंने जो इन्फ्लुएंस अपना डाला इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पर डाला, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड पे डाला। जैसे हर्षल गिब्स की हमें स्टेटमेंट आई, फिर कुछ दिन पहले मोंटी पेनेसार की स्टेटमेंट आई कि हमें बोर्ड प्रेशराइज कर रहा है कि हम पाकिस्तान ना जाएं, अगर जाएंगे तो भारत के वीजे नहीं दिए जाएंगे। मेरा ख्याल है ये दिस वाज द राइट टाइम फॉर पाकिस्तान। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, ये जेस्चर हमेशा से है। और अभी जो सीरीज का हिस्सा है साउथ अफ्रीका के प्लेयर जो है हर्षल गिब्स, आपको पता है कि उनके ऊपर भी कितना प्रेशर बिल्ड किया गया, कितनी धमकियां दी गई और यही बात की है कि हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद ही इज पार्ट ऑफ द गेम और वो आए हैं तो हम उनको वेलकम भी कहते हैं और बेस्ट विशेस भी देते हैं। तो ये इंडिया जो है ये इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स क्रिकेट में तो आई गेस के बिल्कुल भी नहीं लेकर आनी चाहिए। देखिए वो उनका पर्पस ऑब्जेक्टिव यही है कि हम पाकिस्तान को जहां जहां हम डेंट कर सकते हैं हर फोरम पे डेंट करें, कॉर्नर कर दें, कॉर्नर कर दें। और उसका हमें समहाउ नुकसान हुआ भी है, हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही थी अनफॉर्चुनेटली। फिर प्लस वो हमारे ये बात कैसे रास आ सकती है हमसाया मुल्क को? हाँ, वो उनको कैसे आ सकती है कि जो उनके अंदर एनवी एलिमेंट है वो हमें हर जगह पे नजर आता जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान को हर जगह पे हर फोरम पे डेंट कर रहे हैं। बट हमारी तरफ से भी कोई रिस्पांस फेयर आना चाहिए ना। ये पीसीबी इधर तो लैक कर रहा है कि हमारी तरफ से भी रिस्पांस। मैं तो समझती हूँ कि दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर पीएसएल होती है या कश्मीर प्रीमियर लीग होती है तो दोनों मुल्कों को एक मौका मिलता है कि वो अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकें, और यही तो रास्ते होते हैं कि जब आप अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, बल्कि खुशाइन तरीके से जो है वो प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप ये देखें कि अभी जो पीएसएल हुआ, हमारे पीएसएल में 80% जो ब्रॉडकास्टर थे वो इंडियन थे, और पाकिस्तान में शायद पीएसएल कराना भी पॉसिबल नहीं था अगर वो ब्रॉडकास्टर ना होते। हमारे पास ऑप्शन थी साउथ अफ्रीका की या दूसरे कंट्रीज की, बट जो भी रीजन आप समझ लें कि पाकिस्तान ने उनके साथ इस तरह की कभी इस लेवल पे जाके
नहीं डील किया कि जी हमने भारत से बंदा नहीं मुझे लगता है भारत डर जाता है पाकिस्तान से। जी बिल्कुल भाई हम चैलेंज करते हैं आपको, आप आए पाकिस्तान, हमारे होम ग्राउंड पे आए और खेलें। अगर आप में हिम्मत है, आपको लगता है ना आपके पास बड़े बड़े हीरोज हैं, बड़े बड़े टाइगर्स हैं, तो भाई हम भी किसी से कम नहीं है, हम आपको दावत देते हैं। आप करें नफरत, हम आपको फिर भी दावत देते हैं। क्या ख्याल है? इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और पार्ट भी है कि बायलैटरल सीरीज के जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट थे हमारे दोनों कंट्रीज के अंदर, भारत ने सारे वायलेट किए। अच्छा, अब जैसे अभी कल परसों अनाउंस हो चुका है कि 24 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्ल्ड कप में मैच भारत के साथ खेलेगा। इंटरेस्टिंग ये है वर्ल्ड कप में कभी इस तरह का भाई इनकार नहीं आता है, तब तो जी मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये इसलिए कि उसमें सारे ब्रॉडकास्टर इनके हैं, फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व ज्यादा हैं, वो सारे के सारे फिर पॉइंट्स भी लेने हैं, उस इंटरनेशनल फोरम पे इनकार नहीं करते। इजीली आप तो इन्फ्लुएंस कर रहे हो आईसीसी को, अपना ग्रुप चेंज करवा सकते हो या अपने 2 पॉइंट लूज कर सकते हो, बड़ा इजीली आप उसको निगेट कर सकते हो। लेकिन उधर खेलते हैं जहाँ पाकिस्तान की बात आती है, या पाकिस्तान को जहाँ बेनिफिट की बात आती है, जहाँ उनके कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है कि ये कुछ बेहतर अपने अर्निंग में लेके आ सके या बोर्ड स्ट्रेंथन हो, उस जगह पे ये डेंट करते हैं। तो ये मेरा ख्याल आईसीसी को इसको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अभी जितने भी डेट करने की कोशिश करेंगे अब ऐसा मेरे ख्याल से कुछ होगा नहीं, क्योंकि जी अनाउंसमेंट हो चुकी है, टूर्नामेंट्स जनाब प्लान्स हो चुके हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट आ रही है और ना सिर्फ क्रिकेट आ रही है बल्कि बहुत अच्छी क्रिकेट आ रही है और हम देखेंगे, दुनिया को बताएंगे। थैंक यू सो मच चौधरी इरफान ज़हीर साहब कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और क्रिकेट के हवाले से आपने जनाब इतनी ज़बरदस्त जो हैपनिंग होने वाली है इन पाकिस्तान वो आपने शेयर की जनाब। इसके साथ ही बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस सेगमेंट में मैं जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, टैलेंट में भाई ये जनाब किसी से पीछे नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी नौकरी कर रहे होते हैं, अपना कामकाज कर रहे होते हैं, लेकिन एक हिडन टैलेंट अपने अंदर रखे होते हैं और जब वो टैलेंट पूरी दुनिया के सामने आता है तो फिर क्या होता है? फिर जनाब तालियां बजती हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, मोहब्बत देते हैं, दुआएं देते हैं। तो ऐसे ही एक शख्स से मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ जिसका नाम है हक नवाज। और इस्लामाबाद के F9 पार्क में वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने जनाब हक नवाज साहब का टैलेंट देखा, हिडन टैलेंट देखा और बहुत इंजॉय किया। जनाब इनका टैलेंट क्या है कि ये किशोर कुमार और रफ़ी की आवाज़ में उनके गाने जो हैं वो बहुत खूबसूरती से गाते हैं और लोग जो है वो बड़ा इंजॉय करते हैं इनकी आवाज़ को, इनके अंदाज को। तो हक नवाज से हम बात करते हैं और कुछ प्रोग्राम में आज हम फरमाइश भी करेंगे इनसे, प्रोग्राम में आपको कुछ लाइव गाने भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो सोशल मीडिया पर हक नवाज की जो वीडियो वायरल हुई वो मैं चाहूंगी कि आप तमाम लोग वो वीडियो देखें और आप भी इंजॉय करें। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, फूल खिलते। जी जनाब, और ये वीडियो देखी, गाने की सिलेक्शन बड़ी अच्छी एक तो, और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो गायकी की हक नवाज साहब ने। हेलो अस्सलाम वालेकुम हक नवाज, कैसे हैं आप? ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैडम आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बताओ कि कब से गुलकारी का, गाने का शौक रखते हो? मैम ये गाना तो खैर अल्लाह की इनायत मुझ पे बचपन से ही है, तो अभी तकरीबन 7-8 माह से सामने आया हूँ। अच्छा, तो इस्लामाबाद के F9 पार्क में रोजाना शाम को 4 बजे आप जाते हो? रोजाना जाते हो? जी मैं प्रॉपर रोजाना इधर जाता हूँ 4 बजे, 4:30 जबरदस्त बात है। तो कैसे ख्याल आया भाई यहाँ पर जाने का, किसने कहा? बस असल में स्ट्रगल करते करते काफ़ी अर्सा गुजर गया, तो किसी ने सुनवाई नहीं की, तो फिर देखा कि कोई ऐसा पॉइंट ढूंढा जाए ताकि मैं पॉइंट पे खड़ा हूँ। और मीडिया वाले जो हैं, मीडिया वाले सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पॉइंट मिला, तो आप लोगों को पता चला, तो आज अब मेरी पहचान आपकी वजह से ही है जो भी है।
नहीं, हक नवाज, आप में माशाल्लाह टैलेंट है, आप अच्छा गाते हैं और आप अच्छा गाते हैं इसलिए लोग आपको सराह रहे हैं और आपके गाने की तारीफ कर रहे हैं। उसमें हम भी आपको दाद दे रहे हैं और हम भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आपने बोला कि स्ट्रगल कर रहे हैं बड़े सालों से, तो क्या सिंगिंग की फील्ड में ही आना चाह रहे हैं और इसी में आप स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी सालों से, या इसके अलावा कोई और काम भी आप करते हैं और उसकी बात कर रहे हैं? बस मैं छोटा मोटा काम करता हूँ फर्स्ट टाइम। और ये जो संगीत का बात है, ये संगीत शुरू से मेरे अंदर, मुझे शौक़ था कि मैं भी कुछ बनूँ, मेरी भी कोई पहचान हो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा अर्सा हुआ है कि लोगों के सामने आया हूँ। तो अभी पता है आपको कि सोशल मीडिया पर कितनी फॉलोइंग आपकी बढ़ी है और लोग कितना पसंद कर रहे हैं और आपको पहचान मिली है, ये पता है? बात बताइए किसी ने। जी, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि आपकी काफ़ी वीडियो वायरल हो चुके हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, नाजरीन से भी और मीडिया वालों से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि आप लोग अगर आवाज़ ना उठाते तो आज मेरी कोई पहचान ना होती। पसंदीदा गाना कौन सा है भाई? अपना पसंदीदा गाना भी बताओ हमें। अभी मैं मोहम्मद रफ़ी जी का एक गीत है, बहुत ही प्यारा गीत है, और वो जो उन्होंने गाया था दिलीप कुमार साहब ने, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, ये उनके ऊपर पिक्चर आया हुआ था। ये थोड़ा सा गुनगुना दें हक नवाज। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताओ हक नवाज, जब पहली बार इस्लामाबाद के F9 पार्क में गए और वहाँ पर सिंगिंग की, गुलकारी की, तो जो पहला रिएक्शन था लोगों की तरफ से, कितनी दाद मिली और तब लोगों ने कितना पसंद किया गाने को? मैं पहले दिन तो मैं जब गया हूँ तो मैं गा रहा था, तो बहुत ज़्यादा लोग जो मेरे दाएं बाएं इकट्ठे हो गए। तो मैं पहली बात थी ज़िंदगी में, मेरी वो पहला दिन था, तो मैं नर्वस हो गया, मैंने बंद कर दिया बूफर। तो लोगों ने पूछा कि इसको बंद क्यों किया? मैंने कहा जी मैं परेशान हो गया हूँ। तो उस दिन लोगों ने मुझे सुना और मेरी जो वीडियो थी वो जैसे पेज बने हुए हैं, अपने अपने चैनल बने हुए हैं, सब पे डाल दी। तो बस मुझे उस दिन से मेरे अंदर वो एक एहसास अल्लाह ताला की तरफ से वो हो गया, मुझे पता चल गया कि अभी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। क्योंकि लोगों ने मुझे, काफ़ी इस्लामाबाद के लोगों ने मुझे प्रमोट किया है, अल्लाह मेरी दुआएं इनके साथ हैं। अच्छा हक नवाज, अभी जब से काफ़ी लोगों ने मुझे अभी जब से आपकी सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शोज़ में भी आप जा रहे हो और मीडिया पर भी लोग आपको पसंद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी पसंद कर रहे हैं, तो मुझे बताओ कहीं से कोई ऑफ़र अभी तक आई है? ऑफ़र अभी तक तो मैम कहीं से भी नहीं आई है, बस अभी तक तो मीडिया वाले ही आ रहे हैं। तो ऐसी ऑफर अभी तक कोई भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुझे भी पार्क में जो लोग आते हैं, जो पार्क में लोग आते हैं, जो आपका गाना सुनते हैं, वो किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं? तस्वीर वगैरह बनवाते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, आपके गाने की वीडियोस बनाते हैं, कैसा उनका जो है वो रद्द-ए-अमल किस तरह से होते हैं आपके गाने के बाद? वो तो मैम बहुत अच्छा मुझे समझते हैं, वो यही समझते हैं कि वो जो चीज़ थी जो आज से पीछे 92 से पीछे ख़त्म हो गई है, वो जैसे जैसे सिंगर दुनिया से चले गए तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। वो यही समझते हैं कि अभी भी हम, वो मुझे उस नज़र से देखते हैं, वो कहते हैं वो लोग अभी ज़िंदा हैं। जब आपको सुनते हैं तो बड़ा वो उनको लुत्फ़ आता है लाइव जब सुनते हैं, सेल्फियाँ भी बनवाते हैं और मुझे लाइव सुनते हैं। वो कहते हैं लाइव आएँ आप सुने, इसको लाइव कहते हैं कि ये लाइव गाना कितना मुश्किल, और ये भाई साहब खड़े हैं पार्क में, बड़े खुश होते हैं वो। अच्छा हक नवाज, क्या ख्वाब देखते हो, क्या करना है आगे, किस तरह से आगे बढ़ना है, और जो है वो कौन सा गुलकार पाकिस्तानी इस वक्त का बहुत पसंद है? पाकिस्तानी में मैं सभी को गा लेता हूँ, तो वैसे जो ज़्यादा मेरा प्यारा है वो मोहम्मद रफ़ी जी और किशोर कुमार और उदित नारायण साहब हैं, क्योंकि मैंने बचपन से इनको फॉलो किया हुआ है। तो वो अल्लाह की तरफ से ये जो मेरी आवाज़ है ना, वो उनके ऊपर रुक गई है। हक नवाज, कोई किशोर कुमार साहब का कोई गाना कोई और सुनाए, अपनी पसंद का गाना, या जो भी आपकी पसंद का गाना है, कोई भी गाना वो सुनाए। जी
जी मैं किशोर कुमार के 2 बोल भी गुनगुना देता हूँ मैम। मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, वाह कश्तियाँ साहिल पे अक्सर वाह 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 वाह। डूबती है प्यार की। क्या बात है। मंजिल अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा। जी मैम। बहुत खूब हक नवाज। आपको पता है हमारे स्टूडियो में हमारी जो टीम है इस वक्त, हमारे कैमरामैन्स भी हैं, वो भी आपके लिए तालियां बजा रहे हैं और सबने, हमारी प्रोडक्शन टीम ने और आई एम श्योर कि जो जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे होंगे उन्होंने ये गाना बहुत एंजॉय किया होगा। आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, जो गाने की आपकी वीडियो जो सबसे पहले वायरल हुई, वो गाना भी अगर हम आपसे फरमाइश करें आप हमें सुनाएं। सुना देते हैं, अभी सुना देते हैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। वो बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अच्छा मुझे बताओ, जब पहली बार सिंगिंग के लिए गए पाक में, तो क्या ये सबसे बड़ा क्राउड था जो फर्स्ट टाइम फेस किया, या उससे पहले भी कहीं परफॉर्म किया था? नहीं मैंने पहले कभी कहीं भी परफॉर्म नहीं किया। जिस दिन मेरा इधर पहला दिन था उस दिन मुझे बड़ी खुशी मिली। उससे पहले मैं बिल्कुल मायूस था कि मुझे पता था कि मुझे शायद मेरा नसीब ऐसा है कि शायद मुझे कोई ना सुन पाए। नहीं मायूस बिल्कुल नहीं होना हक नवाज, ये हम आपको बता रहे हैं, नसीब पे बात नहीं डालनी, मेहनत आपने करते रहना। देखिए आपने इतने अरसा मेहनत की और अब आपको उस पर जो है रिस्पांस मिल रहा है और लोग अपनी मोहब्बत आप तक दे रहे हैं, तो देखिए जिंदगी में कभी भी मायूस जो है वो नहीं होना। अच्छा तो मुझे बताओ कि पहली बार आपने जब यहाँ पर परफॉर्म किया इतने सारे लोगों के सामने, तो अक्सर लोग जब पहली बार स्टेज पे जाते हैं या बहुत सारे मजमे के सामने परफॉर्म करते हैं तो जरा घबरा जाते हैं, जरा परेशान हो जाते हैं, तो आप भी उस दिन क्या नर्वस थे? जी मैं पहले दिन बहुत परेशान हो गया था, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आगे थे और मेरे दाएं बाएं झुरमुट बन गया, सब ने मुझे लाइव चला दिया, तो मैंने अपना बूफर बंद कर दिया था। वो सर्दियों में मुझे पसीना आ गया क्योंकि मेरा पहला दिन था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने बंद क्यों किया? मैंने कहा सर मैं बस परेशान हो गया हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको इस वक्त दुनिया देख रही है, आपको लाइव चलाया जा रहा है, आप कहाँ से आए हैं, ये आवाज़ पाकिस्तान में कहाँ से आ गई है? तो बस उस दिन से मुझे पता चल गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से कोई मेरे दिल में आवाज़ आ गई कि अब कोई वक्त है, कोई आहिस्ता आहिस्ता वो नज़दीक। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। हक नवाज वैसे कहाँ से ताल्लुक है आपका, किस इलाके से? मैं साहिवाल मिंट कुंबरी से हूँ। अरे वाह जबरदस्त। अच्छा मुझे बताओ, अपना कुछ सोशल मीडिया पर भी अगर कुछ सेशंस करते हो, वहां पर भी कुछ आगे करने का इरादा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें? अगर नहीं किया तो मैं बताना चाहूंगी कि अभी थोड़ा सा और जो है वो दुनिया अभी बड़ी जो है ना वो हो चुकी है, करीब हो चुकी है, तो सोशल मीडिया को भी यूज करो और अपने ख्वाब पूरे करो, अपना टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया को जनाब आहिस्ता आहिस्ता दिखाओ। जी बस मैं भी यही चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के ज़रिए मेरा पैगाम भी है नाजरीन को भी
कि मुझे आगे लाया जाए। मैं पूरी दुनिया में चाहता हूँ कि मेरा, देखिए मेरा एक ख्वाब होता है, हर बंदे का एक ख्वाब होता है कि अपनी बच्चों के लिए कुछ करे, अपने मुल्क के लिए कुछ करे। और मैं तकरीबन जितने भी मीडिया वाले आ गए हैं, मुझे नाजरीन भी सुन रहे, मैंने सबको बोला है कि मुझे ज़्यादा नहीं तो मुझे पाक आर्मी पे कोई तराना दिया जाए कि मैं अपनी पाक आर्मी पे कोई तराना गा सकूँ। बिल्कुल, आप ख्वाब देखते रहें, आप मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। और हीरे की जो कदर है वो कोई जौहर शनास ही कर सकते हैं, तो यकीनन कोई जौहर शनास आपको इस वक्त देख रहा होगा और कुछ ना कुछ सोच रहा होगा आपके बारे में। बहुत शुक्रिया हक नवाज, आपने हमें ज्वाइन किया। जाने से पहले कोई अच्छा सा गीत गुनगुना दो हमारी ऑडियंस के लिए। कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। बहुत खूब, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे। जज़ाकल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आपका हक नवाज। खुश रहें, जीते रहें, मेहनत करते रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए जो आप करना चाहते हैं, जो आप अपने लिए ख्वाब देखते हैं। जनाब, इसके साथ ही बढ़ेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और फिर आपको लिए चलेंगे रूह अफ़ज़ा के किचन में, जहाँ पर आज आपको बताएंगे कि क्या बनने वाला है। अनम हमारे साथ होंगी, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। रियो पाकिस्तान में वंस अगेन आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। मेरा तो ये अनम फेवरेट सेगमेंट है। अच्छा, फेवरेट सेगमेंट होने की क्या वजह है? फेवरेट सेगमेंट होने की वजह एक तो ये है क्योंकि ये रूह अफ़ज़ा का किचन, बिल्कुल ठीक है, और दूसरी फेवरेट मैं हूँ। ओह यस, ठीक है, और मैं खाना भी अच्छा बनाऊंगी। तीसरी भी एक वजह है, और क्योंकि उसमें मैं रूह अफ़ज़ा डालूंगी और वो जायके और लज्जत से भरपूर। बिल्कुल, वो जब डलेगा रूह अफ़ज़ा उसके अंदर तो। लेकिन आज ये पतीली खाली खाली क्यों लग रही है? क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा फिरनी। रूह अफ़ज़ा फिरनी, रूह अफ़ज़ा फिरनी बेसिकली आपने एक तो फिरनी वैसे ही बड़ी पसंद, आपने नॉर्मल फिरनी खाई होगी, हाँ। लेकिन आज हम उसको बनाएंगे रूह अफ़ज़ा के ट्विस्ट। क्या बात है। अच्छा, मैं ये फेवरेट सेगमेंट होने की क्या वजह बताने वाली थी, वो ये थी कि वाकई कि भाई आप भी हमारी फेवरेट हैं और खाने भी आप अच्छी बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें रोज जनाब आइडियाज मिल जाते हैं कि हमने घर जाके आज क्या बना सकते हैं। एक जरा मोटिवेशन भी मिल जाती है, बिल्कुल एक रेसिपी भी मिल जाती है रोज, क्योंकि इंसान ये सबसे मुश्किल काम ये है, आज क्या करें, आज क्या पकाएं। हाँ, ये सबसे मुश्किल काम है सोचना। तो यहाँ पर ये होगा कि आपको रोज कुछ ना कुछ नया आइडिया मिल जाएगा। फिर आप कुछ ना कुछ सोच सकती हैं कि आज हम ये बनाएंगे, ये बना सकते हैं। तो फिर आज हम बनाने जा रहे हैं जो कि है रूह अफ़ज़ा की फिरनी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स पहले मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जाएगा तकरीबन 2 लीटर के करीब दूध जाएगा, इसके अंदर चावल का आटा जाएगा तकरीबन 8 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, और जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका वो है रूह अफ़ज़ा, जो कि हम इसमें
इसमें डालेंगे तकरीबन 7 से 8 टेबलस्पून, क्योंकि हम इसके अंदर चीनी का जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि रूह अफ़ज़ा जो है इसको बेसिकली एक तो एक कलर बड़ा अच्छा आएगा उससे, और उससे इसके अंदर जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, मिठास इसके अंदर आएगी। साथ में जो है इसको हम गार्निश करेंगे चांदी के वर्क के साथ, और आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो इसको करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम इसमें क्या ऐड करेंगे? दूध। हम इसमें अच्छा जी, जब आपने फिरनी बनानी है जी तो चमचा नहीं जाना चाहिए, चमचा नहीं जाना, बिल्कुल ये होना तो चाहिए पास, लाजमी है। तो फर्स्ट क्लास बात। अगर आप नहीं है और आपकी कोई बड़ी बेटी या बेटा है तो उसको लेके खड़ा कर दें भाई, क्योंकि चम्मच तो हिलता रहेगा, हिलता रहेगा। अच्छा, खीर में जितना चमचा हिलता है फिरनी में भी उतना ही हिलता है? बिल्कुल उतना ही हिलता है, क्योंकि देखिए दोनों के अंदर जा रहा होता है चावल, इसमें फिरनी में जाता है चावल का आटा, ठीक है, उसमें खीर में जाता है मतलब रेगुलर जो चावल होते हैं वो उसमें जाते हैं, दोनों के चांसेस लगने के दोनों के चांसेस है, और दूध भी लगता है चावल भी लगते हैं, तो डबल आपके पास ये चांस होता है कि खीर अगर लग गई या फिर नहीं लग गई तो वो खराब होगी। बिल्कुल। और आपको पता है कि जब इसके अंदर रूह अफ़ज़ा जाएगा तो रूह अफ़ज़ा की मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें जो है बेसिकली जी, रूह अफ़ज़ा बनता है सब्जी और फलों के अर्क के साथ। तो सब्जियां और जो फल है वो है सेब है, अनार है, पुदीना है, खीरा है और गुलाब की पत्तियों का अर्क डालेगा इसके अंदर, और जब उस सब का फ्लेवर एक बड़ा अच्छा आएगा खीर में, खुशबू बिल्कुल बड़ी अच्छी खुशबू। और प्लस आपको पता है कि 100 ईयर की लेगेसी है, बिल्कुल, और हर बंदे की कोई ना कोई बात रूह अफ़ज़ा से रेलेवेंट उसको याद रहती है या कोई बात है। और इसका जो टेस्ट है, बच्चों का फेवरेट स्कूल ड्रिंक है, जबरदस्त, ऐसा ही है बिल्कुल। और आज के बाद ये फेवरेट रूह अफ़ज़ा फिरनी भी होने वाली है, आई एम श्योर। बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम क्या ऐड करें इसके अंदर? जो है चावल का आटा है, कुछ मैंने मिक्स नट्स रखे हुए हैं इसके अंदर, तो वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, हमने कितने दूध में कितना आटा ऐड किया? तकरीबन हम इसके अंदर 8 टेबलस्पून के करीब ऐड करेंगे, तो मैं थोड़ा सा और इसमें जो है, और जैसे ही हमने आटा ऐड किया चम्मच हिलाने का सिलसिला हल्का थोड़ा सा और आटा ऐड करेंगे, ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ठीक है चावल का आटा जो है ऐड करेंगे, क्योंकि हम दूध थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा ले रहे हैं। अब इसको पकाते रहेंगे इसी तरह अच्छे तरीके से। चीनी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे? चीनी हमें ऐड ही नहीं करनी है, ओके ठीक है, क्योंकि हम इसमें रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं। रूह अफ़ज़ा जो है इसको मीठा करेगा, एक कलर भी बड़ा अच्छा। आपने रेगुलर फिरनी खाई होगी वाइट कलर वाली, लेकिन ये रूह अफ़ज़ा से जो है फिरनी का एक तो कलर भी बहुत अच्छा निकल आएगा, और प्लस जो है इसका टेस्ट बड़ा अच्छा इनहेंस हो जाएगा। और जैसे अगर हम बात करें रूह अफ़ज़ा की, तो रूह अफ़ज़ा जो है नबीहा एक कंप्लीट इंग्रेडिएंट है। आप उसको ठंडे में डालें, ये देखें, और या जैसे हम इसको गर्म में डालेंगे, आज खीर के अंदर डालेंगे, तो उसका एक बड़ा ही अच्छा फ्लेवर और एक कंप्लीट इंग्रेडिएंट, जैसे हम चीनी है फॉर एग्जांपल, तो वो एक कंप्लीट इंग्रेडिएंट है, इसी तरह रूह अफ़ज़ा भी एक कंप्लीट इंग्रेडिएंट है। और प्लस रूह अफ़ज़ा की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो ये है कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। आप उसको पानी में मिलाकर पिए, क्योंकि आजकल जैसा ह्यूमिडिटी वाला वेदर है, बिल्कुल आप अपने अगर कहीं जा रहे हैं तो अपने पानी की बोतल में आपने रूह अफ़ज़ा डाला है, बिल्कुल, और ग्रेजुअली आप पी रहे हैं। और भाई अगर आप उसमें तुखमलंगा भी ऐड कर रहे हैं, क्या कमाल, तो आपको पता है कि सोर्स ऑफ कैल्शियम भी है, और आपके मैदे को भी ठंडा रखने के लिए इससे बेहतरीन ड्रिंक और कोई नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे फेवरेट इंग्रेडिएंट को ऐड करने का टाइम आ गया, तो इसके अंदर हम तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून जो है ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा। ओके जी, और ठीक है। और आपको पता है कि जब फिरनी बना रहे होते हैं ना, तो मैं अभी एक बात सोच रही थी कि रूह अफ़ज़ा जो है ना बेसिकली मतलब हर मीठे के ऊपर बड़ा अच्छा इसका लगेगा। और रूह अफ़ज़ा फिरनी से अनम, जो आपके अगर गेस्ट घर में आ रहे हैं तो उनको लगेगा कि एक रिवायती डिश के अलावा एक डिफरेंट आपने कुछ नया तैयार किया है। तो बस हम इसको कुक करेंगे, हो जाती है। और खीर की अच्छी बात ये नहीं है कि वो बहुत टाइम लेती है, वैसे तो वेरी टाइम टेकिंग। खीर बनाने का सब, वैसे अब मैंने कुछ लोगों को देखा भी है, आसान हो गया है कि अगर आपने चावल थोड़े से पहले बॉईल करके रखे हुए हैं, बिल्कुल वो कहते हैं ना बिल्कुल नरम चावल आपने उबाले। वो एक टिप होती है ना कि वो कितना मुट्ठी, और हाँ, एक मुट्ठी 1 किलो के लिए 1 लीटर 1 लीटर ओके 1 लीटर के लिए 1 मुट्ठी में जितने भी चावल। कुक्ड या वो अनकुक्ड? आप समझ लें कि अनकुक्ड चावल, अनकुक्ड ठीक है। वो टोटा चावल भी लोग इस्तेमाल करते हैं। टोटा चावल का मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब बॉईल हो गया नहीं तो पड़ता है वैसे फर्क, लेकिन सबसे अच्छी खीर जो बनती है ना, जरा कम हो जाता है, लेकिन सबसे अच्छी खीर बनती है नए चावलों की, नए चावल की। ठीक है, नए चावल की खीर बहुत अच्छी बनती है। ठीक है। अच्छा, जब चावल वो कुक कर लेते हैं तो उसको क्रश कर लेना चाहिए, ग्राइंड, या वैसे ही उसको हल्का सा अगर आप बीटर से एक दफा उसको बीट कर लें,
अच्छा, जैसे अब ये इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया है तो इसके अंदर ऐड कर देते हैं ये नट्स हमारे हैं, क्रीम। अच्छा क्रीम ऐड करेंगे हम इस टाइम पे। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये बड़ा ही एक इसको रिच फ्लेवर देगा। ओके, अच्छा क्रीम मैंने फर्स्ट टाइम एक ये बड़ा अच्छा एक ऐड ऑन है। वो ये उसको इसको टेक्सचर को बहुत अच्छा करती है एक तो, और प्लस जो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा। वो यही देखे ना कि ये 2021 की जो 2021 की जो बहुएं हैं, वो फिर नई नई चीजें आपकी जो सास का फिर वो जो है ना वो अक्सर देते हैं क्या क्या डाल रहे हो इसमें। तो हमारे टाइम पे तो भाई अब बहुत सारी चीजें और रेसिपीज वगैरह चेंज हो गई हैं, और टेस्ट भी आप देखिए इसी वजह से बहुत सारी चीजों का अच्छा हो रहा है। अब ये जो है थोड़ा सा इसको कुक करेंगे। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल, और रूह अफ़ज़ा की भी जो स्मेल है, रूह अफ़ज़ा की बड़ी अच्छी। और ना जब मैं खीर बना रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि रूह अफ़ज़ा जो है ना, अगर हम फलूदा बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, फलूदे की कुल्फी के ऊपर भी रूह अफ़ज़ा का जो है लेवल, कोई जवाब नहीं है, वैसे कोई मुकाबला नहीं है उसका। और लाहौर में एक जगह पे हम नाम नहीं ले सकते, बड़ा फेमस उनका रूह अफ़ज़ा का जो फालूदा है ना, मैं आप पहुंच के होंगी, मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। हाँ जी। बड़ा वो नट्स वगैरह और कप्स में वो करके ग्लासेस में, और फालूदा और फिर रूह अफ़ज़ा की उसके ऊपर टॉपिंग की जाती है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा रश वहाँ पर होता है, बहुत रश होता है। ऐसे ही है, तो ये घर में भी हम बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। प्लस आजकल गर्मी है तो वो जो बर्फ का गोला होता है, आप वो बनाएं, उसके अंदर रूह अफ़ज़ा डालें। लिटरली मैं कहती हूँ कि इतना मजा आएगा ना, क्या आप मुझे दुआएं देंगी? बर्फ का गोला आप कैसे घर में बनाएगा? क्यों, बर्फ को आपने जमाना है, थोड़ा सा उसको क्रश कर लें, उसके बाद अच्छा उस बर्फ को आपने थोड़ा चीनी वाले पानी में करना है, और तो उसमें थोड़ा सा नमक डालना ताकि वो सॉलिड फॉर्म तो कर लेंगे ना आगे हम प्रोग्राम में जो है उसको क्रश करके ऊपर इसके और रूह अफ़ज़ा डालें। गोला बर्फ क्या जरूरत है बाहर के गंदे गोला बर्फ खाने की, जब आप घर में बना सकते हैं। ठीक है जी, हमने बादाम भी रखे हुए हैं लास्ट हमारे, वो हम उसको गार्निश प्रेजेंटेशन के लिए उसको रखा हुआ है। एक्चुअली हवा की वजह से ना आप थोड़ी सी आग इधर-उधर हो रही है, अभी फिरनी है, कोई आसान काम नहीं है, इट्स टाइम टेकिंग। तो बस इसका जो है थोड़ा वेट करेंगे हम पकने में। अच्छा, इसमें खीर में यूजुअली खोया ऐड किया जाता है, फिरनी में तो नहीं करेंगे? खोया या क्रीम दोनों की ऑप्शन आपके पास होती है, अपनी मर्जी है। आप या अगर आप खोया डाल रहे हैं तो फिर आप क्रीम नहीं डाल सकते, अगर आप क्रीम डाल रहे हैं तो फिर आप खोया नहीं डाल सकते। ठीक है, खोया वैसे अब आजकल इतना इजीली अवेलेबल रहा नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। हम तो अपने घर में जब भी अगर खीर बनाए, जब भी कभी भी कोई भी न्याज हो या वैसे भी आम रूटीन में अगर कोई घर में फंक्शन भी है तो खीर बनानी है, तो उस खीर के अंदर हम तो मस्ट क्रीम डालते हैं। ये मस्ट है, मतलब फिरनी में भी मस्ट है और खीर में भी मस्ट है, तो ये तो जरूर डालेंगे उसके अंदर। अच्छा, उसमें अक्सर लोग बर्फी यूज कर लेते हैं क्योंकि खोया नहीं मिलता, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि वो कलर आपका चेंज कर देती है, और वो लगता है कि इससे जल चुकी खीर है, मुझे तो वाइट अच्छी लगती है। मुझे तो नहीं अच्छी लगती कि खीर में अगर वो डाला जाए। अच्छा अनम, जब तक हमारी जो फिरनी है वो फाइनल प्रोसेस में है, तब तक हम एक बार रेसिपी शेयर कर देते हैं हमारी ऑडियंस के साथ। इसके अंदर जो है तकरीबन हमने 1 से 2 लीटर दूध लिया है। टेट्रा पैक अगर आप फ्रेश मिल्क यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा चावल का आटा तकरीबन 8 टेबलस्पून के करीब। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे मिक्स नट्स, इसमें आप ऐड करेंगे। इसके अंदर रूह अफ़ज़ा जाएगा तकरीबन 6 से 8 टेबलस्पून, क्योंकि उसी ने ही बेसिकली इसको मीठा फ्लेवर देना है। उसके बाद जो है आप इसमें मिक्स नट्स ऐड करें, ऊपर से इसको चांदी के वर्क लगाएं। क्रीम मैंने जैसे आपको बताया था कि ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा क्योर एसेंस डाला था सिर्फ फ्लेवर के लिए। उसके बाद इसको कुक करेंगे और इसको गार्निश करेंगे आलमंड्स के साथ। बिल्कुल जनाब, ऐसे ही है, और अपनी मर्जी के हम इसमें नट्स ऐड कर सकते हैं। पिस्ता हमने जैसे डाल दिया हुआ इसके अंदर। अब बस जैसे कुछ लोग नट्स पसंद नहीं करते, मैं बिल्कुल भी पसंद, कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल मुझे अच्छी लगती है फिरनी या खीर साफ सुथरी। हाँ, कुछ अच्छा उसमें कि जो लोग नट्स पसंद करते हैं आप अलग से इसको क्रश करके रख लें, और जो लोग पसंद करते हैं आप उनकी प्लेट पर या एक अलग से बाउल बनाएं, अंदर मत डालें, अंदर मत डालें, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि दोनों तरह के लोग जो है वो बिल्कुल उसको कर सकें, एंजॉय कर सकें। ठीक है जी, बिल्कुल क्लोजिंग के जाने बड़े फाइनल रेसिपी भी हमने शेयर कर दी है। देखिए अब ये थोड़ी थिक फॉर्म में आना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, तो बस ये इसको एक बॉयल जरा सही तरह से आएगा तो ये जो है रेडी हो जाएगी। बिल्कुल, और इसके बाद इसकी फाइनल जो प्रेजेंटेशन है वो हम आपको दिखाएंगे। वैसे प्रेजेंटेशन में क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, प्रेजेंटेशन में लोग शादी रखते हैं, वैसे मुझे बड़े अच्छा लगता है कि
फिरनी के ऊपर चांदी के वर्क जरूर लगा, चांदी के ऊपर, हाँ। और उसके ऊपर बादाम डले हों, और जो अगर किसी को खोपरा जो है स्लाइसेस फॉर्म में नहीं पसंद तो क्रश करके ठीक। पाउडर जो होता है उसका वो वैसे अच्छा, डाल दें। इसको हम डिश आउट करते हैं अनम। हाँ जी। और दिखाते हैं कि ये फाइनल जो है हमारी खीर तैयार हो चुकी है, जिसके बाद ये जाएगी फ्रिज में जनाब। नहीं जी, इसको इधर कर लेते पास जरा। बिल्कुल, मैं पकड़ लेती हूँ हाँ इसको। जी, थोड़ा सा पास कर ले इसके, बिल्कुल। ये ले जी, ये आप देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, नट्स इसमें एडेड हैं, और अब जब ये फ्रिज में जाएगी तो ये अपनी असल फॉर्म बिल्कुल अपनी फॉर्म में आ जाएगी। अनम ने इसके बीच में ही नट्स ऐड किए हुए, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप अलग से बाउल में भी इसको बिल्कुल कर सकते हैं। तो जनाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फीडबैक भी हमें हमारे सोशल मीडिया पेज पे न्यू पाकिस्तान पे ज़रूर दीजिएगा। इसको अब हम ये देखिए, इसको हम अब गार्निश करेंगे बिल्कुल आलमंड्स के साथ, जो कि ठीक है। इसके अंदर चले जाएंगे अभी। ठीक है तो जनाब, और हम हमारी फिरनी को रखने वाले हैं फ्रिज में। आप भी जनाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में और फीडबैक दीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त हो रहा है ख़त्म, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।